Honorable Speaker, I present the budget for 2023-2024. नमस्कार, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं विनीत अवराल। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। अभी भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट में विदेश मंत्रालय के बजट आवंटन में वृद्धि की गई है, तो निश्चित रूप से इसके कई मायने हैं, कई निहितार्थ हैं। जैसा आप सभी लोग पहले से ही जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों से भारत के वैश्विक प्रभाव में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। खासकर उसे हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रमुख सुरक्षा प्रदायक और विकास भागीदार के रूप में देखा जा रहा है। इसी कड़ी में भारत को इस वर्ष G20, संघाई सहयोग परिषद और वजेनार समूह की अध्यक्षता करने का अवसर भी मिल रहा है। स्वाभाविक है कि भारत से विश्व की अपेक्षाएं बढ़ रही हैं। ऐसे में भारत भला अपनी इस नई भूमिका को निभाने से कैसे पीछे रह सकता है। आज के इस आर्थिक युग में भारत को अगर दुनिया का नेता बनना है तो उसके लिए कहकर नहीं, करके दिखाना होगा। यही कारण है कि पिछले वर्ष विदेश मंत्रालय पर पीपी चौधरी की अध्यक्षता में गठित संसदीय स्थायी समिति ने विदेश मंत्रालय के बजट को 2 गुना करने की सिफारिश की थी, जिससे वह जीडीपी का 1% हो जाए। फिलहाल वर्तमान में विदेश मंत्रालय का बजट जीडीपी का कुल 0.44% ही है। समिति का कहना था कि भारत की बढ़ती वैश्विक आकांक्षाओं और वैश्विक प्रभाव विस्तार के लिए मंत्रालय को फिलहाल आवंटित धनराशि अपर्याप्त है। इसे ध्यान में रखते हुए वर्ष 2023-24 के इस आम बजट में विदेश मंत्रालय को 18,050 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 4.64% अधिक है। मालूम हो कि पिछले वित्त वर्ष में विदेश मंत्रालय को 17,250 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। बजट दस्तावेज के अनुसार कुल आवंटन में विभिन्न देशों को विकास सहायता के मद में 5,408 करोड़ रुपए तथा G20 समूह की भारत की अध्यक्षता के मद में 990 करोड़ रुपए शामिल हैं। G20 के लिए अलग से बजटीय आवंटन भारत की इस संगठन के लिए प्राथमिकता को दर्शाता है। असल में G20 की अध्यक्षता भारत के बढ़ते वैश्विक कद को दर्शाती है और भारत इस अवसर को बिल्कुल चूकना नहीं चाहता। इसीलिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अपने भाषण में कहा भी कि वैश्विक चुनौतियों के इस समय में G20 की अध्यक्षता हमें विश्व आर्थिक व्यवस्था में भारत की भूमिका को मजबूत करने का एक अनूठा अवसर देती है। दूसरी ओर बजटीय आवंटन में सबसे अधिक बल पड़ोस प्रथम नीति पर दिया गया है। वैसे भी भारत को दुनिया का नेतृत्व करना है तो शांत, स्थिर और समृद्ध पड़ोस अनिवार्य शर्त है, खासकर तब जब चीन अपने डीप पॉकेट के चलते भारत के पड़ोसी देशों को आर्थिक सहायता देकर भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब भारत भी अपनी आर्थिक झिझक तोड़ रहा है, तभी तो इस बार के बजट में पड़ोसी देशों के आर्थिक हितों पर विशेष ध्यान दिया गया है। भारत की पड़ोस प्रथम नीति के अनुरूप विभिन्न देशों को विकास सहायता के मद के अंतर्गत भूटान को इस बार सबसे अधिक 2,400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जो मंत्रालय के विकास सहायता मद का 41.04% है। परंपरागत रूप से भूटान स्वास्थ्य, डिजिटलीकरण और अन्य क्षेत्रों में अनेक विकास परियोजनाओं के रूप में भारत से बजट आवंटन का शीर्ष प्राप्तकर्ता देश रहा है और डोकलाम संकट के बाद तो चीन की इस क्षेत्र में बढ़ती गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए यह बजटीय आवंटन बिल्कुल सही माना जा सकता है। दूसरी ओर बजट में अफगानिस्तान में भारत द्वारा की जा रही मानवीय सहायता के लिए भी 200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। यह स्पेशल आवंटन अप्रैल 2022 में भारत और ब्रिटेन द्वारा शुरू की गई ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप का समर्थन करने के लिए किया गया है। यह आवंटन इसलिए ध्यान देने योग्य है क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार के गठन के बाद से ही भारत ने अभी तक अफगानिस्तान के साथ सामान्य कूटनीतिक संबंध स्थापित नहीं किया है, न ही उसे अलग देश का दर्जा दिया है। जबकि तालिबानी सरकार आने के पहले भारत ने अफगानिस्तान में व्यापक स्तर पर निवेश भी किया था और अनेक विकास परियोजनाओं का वहां संचालन भी कर रहा था। तालिबानी सरकार आने के बाद तो यह माना जा रहा था कि भारत अब अफगानिस्तान में कहीं दिखेगा ही नहीं, पर इस बजटीय आवंटन ने यह साफ कर दिया है कि भारत के लिए अफगानी लोगों के साथ जुड़ाव कितना मायने रखता है और यह भी कि भारत के लिए अफगानिस्तान के साथ संबंध सरकारों के बदलने से बदलने वाले तो नहीं है। इसी प्रकार मालदीव को विकास सहायता के लिए 400 करोड़ रुपए की राशि आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया है, जो मुख्य रूप से ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट
सामुदायिक विकास परियोजनाओं सहित निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए है। बांग्लादेश के लिए भी 200 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जो पिछले वर्ष की भांति। नेपाल की बात करें तो ग्रांट के रूप में उसे 550 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। तो वहीं आर्थिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका को विकास सहायता के मद में 150 करोड़ रुपए मिलेंगे। हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में यह आवंटन थोड़ा कम है। पड़ोस प्रथम नीति के ही तहत सार्क विश्वविद्यालय के लिए 129 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है, जो बताता है कि भारत अभी भी दक्षेस को लेकर आशावादी है। भारत द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण एक्ट ईस्ट नीति पर भी ध्यान दिया गया है। इसके तहत नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 250 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। दूसरी ओर म्यांमार, जहां 1 फरवरी 2021 से सैन्य तख्ता पलट के बाद से ही अव्यवस्था का माहौल है, उसे भी 400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। हिंद महासागरीय द्वीपीय देश भारत के लिए सामरिक महत्व के हैं। यही कारण है कि बजट में मॉरिशस के लिए 460 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, तो वहीं सेशल्स को भी 10 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्राप्त होगी। हालांकि विगत वर्ष की तुलना में यह भी कम। वहीं ईरान महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईरान के चाबहार बंदरगाह के लिए भी विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मालूम हो कि यह बंदरगाह भारत को अफगानिस्तान और केंद्रीय एशिया से जोड़ने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अफ्रीकी देशों के लिए भी 400 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है, जो अफ्रीका में भारत की भूमिका विस्तार के लिए जरूरी भी है। इसी तरह प्रमुख क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भी अलग से धनराशि आवंटित की गई है। बिमस्टेक सचिवालय के लिए 17 करोड़ रुपए, तो दक्षेस सचिवालय के लिए 12 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो स्पष्ट है कि दक्षेस अभी भी भारत की प्राथमिकताओं में है। वहीं संयुक्त राष्ट्र के लिए 200 करोड़ रुपए और कॉमनवेल्थ सचिवालय के लिए 12.34 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो इस प्रकार इस बार का बजट विदेश मंत्रालय की दृष्टि से बहुत मायने रखता है और भारत के वैश्विक प्रभाव विस्तार की दृष्टि से बहुत मायने रखता है। निश्चित रूप से यह सूचना आप सभी लोगों के लिए लाभप्रद होगी और ऐसे ही किसी अन्य विषय के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।